सभी दोस्तों का एक बार फिर से आपके प्यारे YouTube चैनल पैरामेडिकल कैरियर एकेडमी पर स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि यूपी के अंदर जो है एसटीज का वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें क्वालिफिकेशन आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है, 2 व्हीलर ड्राइव लाइसेंस मांगा गया और कंप्यूटर कोर्स मांगा गया है 2 मंथ मिनिमम, ठीक है। और करके जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स भी मांगा गया है। तो बहुत सारे बच्चे जो है ये कह रहे हैं कि जिनके पास ड्राइव लाइसेंस नहीं है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और दूसरे एक और बात मेरे को सुनने में आ रही है कि जिनके पास 1 ईयर का कोर्स है कंप्यूटर का, तो वो अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो मैं साफ साफ क्लियर कर देता हूँ, वो भी अप्लाई कर पाएंगे। उन्होंने मिनिमम 2 मंथ का मांगा है, चाहे फिर आपके पास CCC हो, चाहे 1 ईयर का हो, चाहे 2 ईयर का हो, सब वैलिड है, ठीक है। तीसरी चीज़, एक बच्चे का कमेंट मुझे देखने को मिला, उसमें वो कह रहा है कि आप विज्ञापन ढंग से पढ़िए, कॉन्ट्रेक्चुअल है 1 ईयर का ही है। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये वैकेंसी 1 ईयर का नहीं है। आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर नोटिफिकेशन में 1 ईयर दे भी रखा है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको रिटायरमेंट से पहले कोई हटा देना तो मेरा चैनल देखना आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर रिटायरमेंट की बात करी है मैंने, या तो आपकी रिटायरमेंट है जैसे कि राज्य सरकार में 50, 55 या 60 कर रखी है जो भी, या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग जब तक आपकी एवरेज नहीं हो जाती है, ठीक है, मतलब रिटायरमेंट की एज नहीं हो जाती, तब तक आपको कोई हटाने वाला नहीं है। हाँ, हटाने को तो आपको 2 महीने बाद भी हटा सकते हैं, अगर आप जो रिक्वायरमेंट रूल बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप में अनियमितताएं पाई जाती है काम के प्रति, तो स्टेट गवर्नमेंट कभी भी आपके ऊपर एक्शन ले सकती है, इमीडिएटली कभी भी आपको जो है सर्विस से जो है रिमूव कर सकती है, या आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको कभी भी रिमूव कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिएगा। लेकिन वैसे तो ये वैकेंसी जो है, जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं हो जाता, जब तक आपको कोई नहीं हटाने वाला है। 1 ईयर का प्रोग्राम नहीं होता है, ये प्रोग्राम चलाया गया है टीवी के रिगार्डिंग और भी अदर डिजीज जो है उनके रिगार्डिंग। तो उसमें जो है 1 साल में ये डिजीज ख़त्म नहीं होती है, काफ़ी लंबा प्रोग्राम है। तो आपको निश्चिंत रहिए, आपको रिटायरमेंट से पहले कोई हटाने वाला नहीं है। इससे भी पहले बहुत सारे भाई जो है एसटीएस की वैकेंसी में लगे हुए हैं, आप चाहे तो उनसे कंफर्म कर सकते हैं। उनको नौकरी करते करते आज से 3 से 4 साल, 5 साल, 10 साल हो गए। मेरा ही एक दोस्त है जो इसको तो 15 साल हो गए जॉब करते हुए एसटीएस में, ठीक है। तो ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों को। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई नहीं हटाने वाला है। दूसरी चीज़, एक बच्चा कह रहा है कि ग्रेजुएशन वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर उसके पास डीएल नहीं है। तो दोस्तों, मैंने एक फॉर्म देखा है, किसी स्टूडेंट ने भरा है और उसने उसका प्रिंट आउट भेजा है, ठीक है। उसमें कहीं पे भी जो है ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आपके पास अगर अभी डीएल नहीं भी है तो आप अप्लाई करेगा, निश्चिंत होकर के करिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपको शामिल कर लेंगे, ये उनका क्षेत्राधिकार है गवर्नमेंट का। वो चाहे तो आपको ड्राइव लाइसेंस जो है नोटिफिकेशन से पहले का मांग करके आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो है बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिएगा आपको। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको फॉर्म भरना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि एग्जामिनेशन फीस इसमें नहीं लग रही है, फॉर्म फीस इसमें नहीं लग रही है, एकदम फ्री फॉर्म है। तो सभी को भरना चाहिए। अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक भी पहुँच जाते हैं और आपको जो है यहाँ पर वैलिड भी नहीं करते हैं एंड टाइम पे, तब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, सिर्फ आपको एग्जाम देना है, क्लियर करना है। कल ये नहीं हो जाए कि आप मेरिट में आ जाएं और आपके पास जिनके पास डीएल बाद का था और उनको ले लिया है, तो आप पछताएंगे। पछताने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसका एक ताज़ा उदाहरण मैंने दिया भी था। एम्स भोपाल में बेसिल के थ्रू जो है वैकेंसी आई थी सैनिटरी इंस्पेक्टर की, उसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा था 4 बेड का। तो बहुत सारे बच्चों के पास नहीं था वो, फिर भी जो है उनको वहाँ पर लगा लिया गया, ठीक है। और अभी भी बच्चों के पास फ़ोन आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप कब तक ज्वाइन कर लेंगे, और उनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। कन्फर्म न्यूज़ है मेरे पास, मेरा एक फ्रेंड है उनके पास कॉल आया, मैं नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, ठीक है। और 5 बंदे ऑलरेडी जो है एम्स भोपाल में सेलेक्टेड हुए बिना एक्सपीरियंस के, जिसमें से एक बंदे ने ज्वाइन भी नहीं किया, ठीक है, मेरा ही फ्रेंड था, उसने ज्वाइन नहीं किया। और 4 बंदे के आसपास अभी काम कर रहे हैं एम्स भोपाल में। तो अब जिन बंदों ने उस टाइम पे फॉर्म नहीं भरा एक्सपीरियंस की वजह से, तो उनको नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? अगर आज वो भरते और वो भी मेरिट में आए हुए थे, तो शायद आप वो भी जो है 29,200 रुपये की सैलरी पे एम्स भोपाल के अंदर काम कर रहे होते। तो आपके साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए आपको फॉर्म जो है अप्लाई करना है, किसी भी बंदे को नहीं चूकना है। एक बच्चे का कमेंट आया, देख करके मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आप तो आपकी बुक सेल करने के चक्कर में बता रहे हो कि ग्रेजुएशन वाला बंदा अप्लाई कर सकता है अगर उसके पास डीएल नहीं है। तो भाई, मैंने ऐसा नहीं कहा डीएल नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकता। आप डीएल के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दीजिए, आवेदन कर दीजिए, डीएल आपका बन जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टाइम भी मांगेंगे, ठीक है, उस टाइम आपको रिजेक्ट कर देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसका फायदा किसको मिलेगा? मेरे को या आपको? आपको मिलेगा ना।
तो आपको अगर 28,000 समथिंग जो है सैलरी है, उस पर अगर आपको जॉब लग जाती है तो बेनिफिट किसको होगा, मेरे को होगा या आपको होगा? मैं तो बुक में कितना कमा लूँगा, आप बुक पे 150, 200, 300, 400, 500 रुपये खर्च कर देंगे। लेकिन एक 28,000 की जॉब अगर आपको मिल जाती है तो वो अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये आपको सोचना है, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को जो है बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मेरे पास डीएल नहीं है तो मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। निश्चिंत होकर के अप्लाई करिएगा, ठीक है। और एक बच्चे का कमेंट और देखा मैंने, उसने कमेंट किया हुआ था कि सर 80 नंबर का जो यहाँ पर दे रखा है प्रोफेशनल नॉलेज, तो उसमें क्या क्या पूछेंगे। तो दोस्तों उसके रिगार्डिंग बुक आ रही है 7 जनवरी से, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, पब्लिशर वेबसाइट पे और व्हाट्सएप पे भी आप जो है ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। तो तीनों की जो है लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे उस टाइम से, जब हम उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना करके डालेंगे। और इंडेक्स में जो है आपसे क्या क्या पूछा जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज में, वैसे तो मैं आपको बता दूं डिजीज से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, न्यूट्रिशन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और आपका स्टेट पब्लिक हेड एडमिनिस्ट्रेशन का जो ढांचा है आपका, उसके अंदर जो है हेल्थ से रिलेटेड जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हेल्थ की स्कीम है उससे रिलेटेड आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और डिजीज से रिलेटेड जो भी टेस्ट किए जाते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ऐसे जो है अपरंपार बहुत बड़ा टॉपिक आ जाता है। यहाँ पर इन्होंने कोई से भी जो है सिलेबस में ये चीज़ें मेंशन नहीं की है कि प्रॉपर जो है 10 टॉपिक से ही क्वेश्चंस आएंगे या 20 टॉपिक से ही क्वेश्चंस आएंगे। कहीं से भी जो है ये आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ओवरऑल जो है हम आपके लिए सारे ही सब्जेक्ट कवर करेंगे बुक में, तो आपको पूरा पढ़ना है क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि हमारे पास 10 टॉपिक है, इन्हीं से हम क्वेश्चन उठाएंगे और इन्हीं से क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको ओवरऑल जो है प्रोफेशनल नॉलेज में जो जो टॉपिक है वो सारे कवर करने, फिर इनके अलावा ये कहीं से भी कुछ भी पूछे उनसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और मैं आपको ये कह दूँ 80 नंबर, यहाँ पर जो 80 नंबर की बात है, 80 नंबर में से अगर मान लीजिए 60 क्वेश्चन आपसे प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड पूछे जाते हैं तो 40 क्वेश्चन जो है आपको एनआरएचएम से रिलेटेड पूछे जाएंगे। उसका जो है राज्य स्तरीय ढांचा कैसा है, सेंट्रल लेवल का ढांचा कैसा है, उसमें कौन कौन से कर्मचारी काम करते हैं, ठीक है, कितनी जनसंख्या पे कौन सा कर्मचारी रखा जाता है, ठीक है, और उसके क्या क्या कर्तव्य होते हैं, उसके पास क्या क्या शक्तियाँ होती है, वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कौन कौन सी योजनाएं जो है राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, कौन कौन सी योजनाएं जो है आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड चलाई जा रही है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है आपसे पूछी जाएगी। तो मिनिमम 40% जो वेटेज रहेगा वो योजनाओं से रिलेटेड रहेगा। तो ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो इससे रिलेटेड जो है आपके लिए जो बुक लॉन्च कर रहे हैं उसमें 550 क्वेश्चन दिए हुए हैं एनआरएचएम से रिलेटेड, तो वो आपको स्पेशली पढ़ने हैं, वो आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ना जानता है और उसको हिंदी में दिक्कत है तो वो इंग्लिश में उनको पढ़ लें, वो भी काफ़ी बहुत हो जाएंगे उसके लिए सिलेक्शन में लाने के लिए। दूसरी चीज़ 20 नंबर में जो आपके रीजनिंग दे रखी है, ठीक है, मैथमेटिक्स वगैरह हिंदी वगैरह जो दे रखी है तो वो भी आप पढ़िएगा क्योंकि रीजनिंग बहुत ही सरल टॉपिक है। उसमें अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएँ 10 के 10 राइट होनी चाहिए, तो आपको मेरिट में लाने में और हेल्प मिलेगी। एक और चीज़ कहना चाहूँगा, टोटल 100 नंबर का मार्क्स 100 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 100 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसमें बिल्कुल भी माइनस मार्किंग नहीं है, तो क्वेश्चन सारे ही अटैम्प्ट करने, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतनी जानकारी मैंने आपको देनी थी।